हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? तो मेरा नाम प्रणय मेश्राम है और आज हम पढ़ने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल में। यह बेसिकली बात करता है टेलीकॉम बिल। ठीक है, जो टेलीकॉम बिल है 2023 के बारे में हम इस आर्टिकल में पढ़ेंगे। और यह जो आर्टिकल है बेसिकली हर इंडियन को जानना चाहिए, ना कि सिर्फ एक हमें एज ए यूपीएससी और किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए। क्यों? क्योंकि यह कुछ चीजें हैं जो आपको, जो एक आम जनता है उसको काफी ज्यादा अफेक्ट करती है। ठीक है, तो क्या हुआ, रिसेंटली लोकसभा और राज्यसभा ने पास किया है यह टेलीकॉम बिल। तो टेलीकॉम बिल बेसिकली क्या है, क्या इसके प्रोविजन है, यह सारी चीजें हम इस आर्टिकल में समझने वाले हैं। ठीक है, अब जो टेलीकॉम बिल है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में। ठीक है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। ठीक है, अब बेसिकली इसमें क्या है, यह किस चीज के बारे में बात करता है? देखो, जो टेलीकम्युनिकेशन बिल है इसका एम क्या है, जो एग्जिस्टिंग लाइसेंस सिस्टम है उसको स्ट्रीमलाइन करना है। ठीक है, कैसे? बाय ट्रांजिशनिंग टू एन ऑथराइजेशन सिस्टम। अब किसी भी चीज को स्ट्रीमलाइन करना यानी क्या होता है बेसिकली, इसको सही तरीके से लेके आना। ठीक है, स्ट्रीमलाइन करना। कई बार बोलते हैं ना कि हम, कोई प्रोसीजर है बहुत लेंथी है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, तो हम क्या करते हैं, स्ट्रीमलाइनिंग करते हैं, यानी सिंप्लीफाई करते हैं चीजों को। ठीक है, तो अब बेसिकली इसमें क्या कर रहे हैं, हम जो एग्जिस्टिंग लाइसेंसिंग सिस्टम है हम उसको स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। किसके लिए? टेलीकॉम नेटवर्क्स के लिए। और यह कैसा होगा, हम ट्रांजिशन करेंगे ऑथराइजेशन सिस्टम में, यानी हम इसमें एक ऑथराइजेशन सिस्टम लेके आए। अब जो करंटली क्या होता है, जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट है यह इशू करता है बहुत सारे, यानी 100 किस्म के लाइसेंस इशू करता है, रजिस्ट्रेशन इशू करता है, परमिशन, यानी अगर किसी को, सपोज कोई टेलीकॉम कंपनी खोलना चाहता है तो उसको बहुत सारे लाइसेंस लेने पड़ेंगे, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। पर बिल जो है अब इसको कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेट यानी चीजों को सिंप्लीफाई कर रहा है। ठीक है, और एक सिंगल ऑथराइजेशन प्रोसेस लेके आ रहा है, एक सिंगल ऑथराइजेशन सिस्टम लेके आ रहा है। ठीक है, जिसके अंदर जो प्रोसेस है थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब यह बिल जो है वह रिपील करता है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 को। इसके अलावा इंडियन वायरलेस वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 को, और टेलीग्राफ वायर अनलॉफुल पोजेशन एक्ट 1950 को। यह तीन लॉ को रिपील करता है, क्योंकि इसके पहले जो जो टेलीग्राफ एक्ट था, या जो वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट था, या फिर अनलॉफुल पोजेशन ऑफ द टेलीग्राफ वायर्स एक्ट था, बेसिकली इन लॉ को यह क्या करता है, रिपील करता है। और यह अमेंड करता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 को। अब बहुत सारे लोग को पता भी होगा कि ये ट्राई क्या है, क्योंकि पहले वही लाइसेंस का सिस्टम वगैरह सारी चीजें देखती थी, तो लोगों को पता भी होगा कि ट्राई के बारे में क्या है। ठीक है, अब स्टिल मैं आपको बताता हूँ कि ट्राई क्या है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यह बनती है 1997 में। यह बेसिकली एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी यानी इसको एक लॉ के थ्रू बनाया गया है, यह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ठीक है, यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसको टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 के तहत बनाया गया था। इसका मैंडेट क्या है, इसको इसको करना क्या पड़ता है, बेसिकली यह रेगुलेट करता है टेलीकॉम सर्विसेज को। यह यानी कैसे, यह बेसिकली देखता है टैरिफ्स को फिक्स करता है, उनको रिवाइज करता है। टैरिफ्स यानी क्या होता है, टैरिफ्स बेसिकली चार्जेस होते हैं। टेलीकॉम नेटवर्क का इस्तेमाल करते हो तो आपको कैसे कंपनी कोई चार्जेस लगाती है, कि ठीक है आप मंथली प्लान ये लो, ईयरली प्लान ये लो, तो वो टैरिफ्स होते हैं। तो बेसिकली क्या, ये जो ट्राई का मैंडेट क्या था, टेलीकॉम सर्विसेज को रेगुलेट करना। वो जो टैरिफ्स जो है किस तरीके से डिसाइड करते हैं, तो उनका फिक्सेशन, उनका रिवीजन, ये सारी चीजें देखता था। ठीक है, और ये बेसिकली किसके अंदर आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। अब टीडीएसएटी बेसिकली क्या है, टेली कम्युनिकेशन डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। अब ट्राई एक्ट 1997 के तहत यह जो टेली कम्युनिकेशन डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल को बनाया गया। इसका काम क्या था, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन करना है, एडजुडिकेट करना। ठीक है, अब जो भी टेलीकॉम नेटवर्किंग लाइसेंस वगैरह से जो भी डिस्प्यूट आते हैं, तो बेसिकली ये जो ट्रिब्यूनल है टीडीएसएटी, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल, यह इन डिस्प्यूट्स को देखता था, उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता था। ठीक है, अब इसके अलावा मैंने तीन एक्ट्स की बात की जो यह बिल रिप्लेस करेगा। तो पहला एक्ट था इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885। अब इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 क्या था,
बेसिकली यह गवर्न करता था यूज ऑफ टेलीग्राफ्स इन इंडिया। यह एम्पावर करता था गवर्नमेंट को कि वह टेलीग्राफ का पोजेशन कर अपने हाथ में ले सकती है, उस मैसेजेस को इंटरसेप्ट कर सकती है। ठीक है, किसी सर्कमस्टेंसेस में अगर गवर्नमेंट चाहे तो आपके जो टेलीग्राफ थे, जो आप पोस्ट कार्ड वगैरह पहले जो भेजते थे ना टेलीग्राफ, तो गवर्नमेंट चाहे तो उसको देख सकती है कि अच्छा मैसेज में क्या लिखा है। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी के केस में गवर्नमेंट यह कर सकती है। तो यह बेसिकली गवर्न करता था टेलीग्राफ को। ठीक है, फिर इसके बाद आता है इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933। अब यह रेगुलेट करता था पोजेशन ऑफ द वायरलेस टेलीग्राफी अपैरेटस। अब देखो कैसा होता है, जो वायरलेस टेलीग्राफी अपैरेटस होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होती है, तो बेसिकली उसको रेगुलेट करता था इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933। इसके अलावा एक टेलीग्राफ वायर्स अनलॉफुल पोजेशन एक्ट 1950 था। यानी क्या था, अगर आप टेलीग्राफ वायर को पोजेस करते हो अनलॉफुली तो आपको पनिश किया जा सकता था, इसको एक ऐसा अनलॉफुल ऑफेंस माना जाता था। अब इस बिल की जरूरत क्या थी? क्या पहले जो एक्ट थे वो सफिशिएंट नहीं थे? आपने एक्स्ट्रा का बिल क्यों लेके आए? देखो क्या हो रहा है, सेक्टर जो है वह ट्रांसफॉर्म हो रहा है, टेलीकॉम सेक्टर जो है वह बदल रहा है, इसमें चेंजेस आ रहे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल रही है। 5G आ रहा है, ठीक है, एआई आ रहा है, बहुत सारी नई नई चीजें आ रही है, टेक्नोलॉजिकल बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो इसलिए हम लॉ को भी ट्रांसफॉर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जो टेक्नोलॉजी का जो जो नेचर है, उसका जो यूसेज है वह धीरे धीरे चेंज हो रहा है, अलग अलग किस्म के एप्लीकेशंस आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो 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 पुराने लॉ थे वो काफी ज्यादा पुराने हो रहे हैं और नई टेक्नोलॉजी के साथ वो मैच नहीं कर पा रहे हैं। और इंडिया में एक बहुत बड़ा मार्केट है टेलीकॉम का। क्यों? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लगभग 140 करोड़ की जो हमारी पॉपुलेशन है, तो हमें टेलीकॉम लॉ जो है हमारे अपडेटेड रहना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि काफी ज्यादा पॉपुलेशन, लगभग 1.17 बिलियन पॉपुलेशन हमारी इंटरनेट और टेलीकॉम सर्विसेज को यूज करती है। तो कहीं ना कहीं एक लॉ उनकी प्रोटेक्शन सिक्योरिटी के लिए होना बहुत जरूरी है, इसलिए हमने टेलीकॉम एक्ट को रिवाइज किया है। ठीक है, अब क्या है, बेसिकली जो टेलीकॉम सेक्टर था वह जो 3 लॉस थे उनसे गवर्न करता था, जो मैंने अभी आपको बताया। अब इनमें से जो 2 लॉ थे वो तो कॉलोनियल टाइम के वक्त बने थे, और जो तीसरा लॉ था वो 1950s में बना था। तो आप देख सकते हो कितने पुराने लॉ है। अब जो टेलीकम्युनिकेशन बिल था 2023 का, यह एक लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्रिएट करता है। बेसिकली यह एक प्रायोरिटाइज करता है आपकी सेफ्टी को और सिक्योरिटी को, किस चीज के? टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। यानी जो टेलीकॉम बिल अभी आपने लेके आया है, यह देखता है सेफ्टी और सिक्योरिटी आपके टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क की, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी प्राइवेसी चेक को रोकना, आपको सिक्योर करना है, तो आपकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए, लोगों की सिक्योरिटी के लिए आपका जो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है उसकी सिक्योरिटी और सेफ्टी होना बहुत जरूरी है। पर आपको साथ में एक डिजिटल इंक्लूसिव ग्रोथ को भी देखना है, और इसके लिए टेलीकम्युनिकेशन बिल को लेके आया गया। अब इस बिल के फीचर्स क्या है? देखिए, यह ऑथोराइज करता है टेलीकॉम रिलेटेड एक्टिविटीज को। देखो क्या होता है, जो प्रायर ऑथराइजेशन था फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट यह लगेगा। यानी कि देखो क्या हो रहा है, टेलीकॉम रिलेटेड एक्टिविटीज आपको करनी है। ठीक है, कोई टेलीकॉम कंपनी आ गया, उसको टेलीकॉम रिलेटेड एक्टिविटीज करनी है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले से ही ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, और यह क्यों लगेगा? क्योंकि अगर सपोज कोई टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, कोई कंपनी है, अगर वो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करना चाहती है आपको, तो उसको यह सर्विस प्रोवाइड करनी है तो पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। आपको ऑपरेट करना है, मेंटेन करना है, एक्सपांड करना है अपने नेटवर्क को, तो भी गवर्नमेंट की आपको परमिशन लगेगी। ठीक है, इसके अलावा आपको रेडियो इक्विपमेंट्स को अगर पोजेस करना है तो आपको गवर्नमेंट की परमिशन लगेगी, यह ऐसे बिल में बोला है। अब जो टेलीकॉम सेक्टर है इंडिया का, ठीक है, जो टेलीकॉम इंडस्ट्री इंडिया की, यह डिवाइडेड है सब सेक्टर में। अब कौन कौन से सब सेक्टर है? देखो, एक तो मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर्स, ठीक है, इसके अलावा टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर्स होते हैं, जैसे एयरटेल जियो वगैरह, ये टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हो गए। कोई वर्चुअल नेटवर्क को ऑपरेटर हो जाते हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने वाले हो गए, कोई मोबाइल इक्विपमेंट बनाने वाले हो गए, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स बनाने वाले हो गए, कोई स्पेस स्पेक्ट्रम वाले हो गए, कोई 5G हो गया, कोई ब्रॉडबैंड हो गया।
तो ये जो सारे सब सेक्टर्स को टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में गिना जाता है। जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है हमारी, यह वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है। और जो इसका सब्सक्राइबर बेस है लगभग 1.179 बिलियन है। एज अगर हम 2023 में देखें तो हमारा जो सब्सक्राइबर बेस्ड है, यानी इंडिया के लगभग 140 बिलियन अगर हमारी पॉपुलेशन है, तो उसमें से 1.17 बिलियन हमारी जो है वह टेलीकॉम सर्विसेज का इस्तेमाल करती है, वायर्ड एंड वायरलेस सर्विसेज का इस्तेमाल करती है, ब्रॉडबैंड सर्विसेज का इस्तेमाल करती है। तो आप देख सकते हो हमारी टेलीकॉम इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। ठीक है। अब इंडिया जो है बेसिकली क्या है देखो, इंडिया का जो सेकंड रैंक है किसमें, मोबाइल ब्रॉडबैंड और इंटरनेट टैरिफ में। ठीक है। विद द कंट्री, विद इन द कंट्री। तो हमारा जो है मोबाइल का, ब्रॉडबैंड का और जो इंटरनेट का नेटवर्क है वह काफी ज्यादा बड़ा है, सेकंड है। ठीक है। और इंटरनेशनल इंटरनेट जो हमारी बैंडविड्थ है, वह उसमें भी हमारा रैंक कैसा आता है, सेकंड आता है। और जो 5G है, आज जो है इंडिया में लगभग 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी में 5G नेटवर्क का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इतना बड़ा 5G का नेटवर्क ऑलरेडी स्प्रेड हो चुका है। नाउ असाइनमेंट ऑफ द स्पेक्ट्रम, यह भी इस बिल में देखा जाता है। देखो, अब क्या होता है, स्पेक्ट्रम एलोकेशन देखा जाता है और यह ऑक्शन के थ्रू होगा। स्पेक्ट्रम क्या होता है देखो, अब टेलीकम्युनिकेशन में क्या होता है, अलग अलग बैंडविड्थ होते हैं जिसमें फ्रीक्वेंसी ट्रांसफर होती है। अब कैसे होती है, अब 5G में कुछ अलग बैंडविड्थ में फ्रीक्वेंसी होगी, 4G में एक अलग बैंडविड्थ में फ्रीक्वेंसी होगी। और आप ये जो है, जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज है, बेसिकली यह आप गवर्नमेंट से लीज पे लेते हो, ठीक है, ऑक्शन के थ्रू खरीदते हो। और फिर आप इन स्पेक्ट्रम्स का इस्तेमाल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। तो क्या होता है, ऑक्शन के थ्रू आपको ये स्पेक्ट्रम्स एलोकेट किए जाएंगे। फिर आप जो स्पेक्ट्रम्स है, ये जो बैंडविड्थ है अलग अलग, जिसके थ्रू आप रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करने वाले हो, आपके मोबाइल फोन में देखना आपके रेडियो फ्रीक्वेंसीज आती है। ठीक है, तो उसका इस्तेमाल करने के लिए ये जो स्पेक्ट्रम है उसका ऑक्शन होगा। ठीक है, पर एक कुछ स्पेसिफिक केसेस में भी होंगे जिसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट जो है वह एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस के हिसाब से जो स्पेक्ट्रम है वो एलोकेट कर देगी और एलोकेशन की जरूरत नहीं होगी। यानी कुछ स्पेसिफिक केसेस है जिसमें ऑक्शन की जरूरत नहीं है, अदरवाइज ऑक्शन की जरूरत है, ऑक्शन होंगे। पर कुछ स्पेसिफिक केस में ऑक्शन नहीं होगा अगर स्पेक्ट्रम एलोकेट करना है किसी कंपनी को तो। ठीक है। अब गवर्नमेंट ने लिस्ट की है ऐसे 19 सर्विस को अंडर द फर्स्ट शेड्यूल, जहां पे स्पेक्ट्रम जो है वह दे सकते हैं आप एडमिनिस्ट्रेटिवली, और ऑप्शन करने की जरूरत नहीं होगी, बोली लगाने की जरूरत नहीं होगी। अब यह सर्विसेज कैसी है, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई सर्विस है, या फिर डिफेंस हो गया, या फिर कोई पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग हो गई, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया। ठीक है। या फिर कोई सैटेलाइट सर्विस जैसे ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट सर्विसेज, GMPCS लाइसेंस होल्डर, जैसे कि BSNL हो गया, MTNL हो गए। ठीक है, आप कई बार देखते हो BSNL MTNL या रिमोट एरिया, जैसे कि कोई हिली एरिया या गांव दराज में आप देखते हो कि BSNL MTNL जैसे काम करते हैं। अब यह क्या है, रूरल एरिया में नेटवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं कम दामों में, तो उसको जो गवर्नमेंट जो है स्पेक्ट्रम एलोकेट कर देगी। ठीक है, और कोई लाइसेंस की जरूरत इसमें नहीं होगी, और कोई ऑप्शनिंग नहीं, सॉरी, कोई ऑप्शनिंग की जरूरत नहीं होगी। गवर्नमेंट चाहे तो इनको स्पेक्ट्रम एलोकेट कर सकती है, किस किस को, नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस, पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग हो गई आपकी, जैसे दूरदर्शन हो गया, ठीक है, विविध भारती हो गई, या तो फिर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए हो गया। ओके। नाउ अगर फर्स्ट शेड्यूल को छोड़ दे तो स्पेक्ट्रम जो है आप ऑक्शन के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हो। और फर्स्ट शेड्यूल मैंने बता दिया कि नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस वगैरह वाली जो चीजें हैं। ठीक है। इंटरसेप्शन ऑफ द मैसेजेस, अब मैसेजेस का इंटरसेप्शन भी हो सकता है, यानी जो आप किसी को मैसेज भेज रहे हो, ठीक है, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट देखे कि आपने क्या मैसेज भेजा है। अगर देश की सिक्योरिटी पे को अगर इससे कोई खतरा हो सकता है तो, या फिर आप जो ऐसा मैसेज भेज रहे हो जिससे कोई ऑफेंस हो सकता है, कोई दंगे वंगे भड़क सकते हैं, या तो फिर पब्लिक ऑर्डर को खतरा हो सकता है। ठीक है। यह इन सारी चीज में क्या होता है, आपके मैसेजेस को इंटरसेप्ट किया जा सकता है, चेक किया जा सकता है। ठीक है।
अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, वह टेलीकॉम सर्विसेज को इमरजेंसी में टेम्पररी ले सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो गई, डिजास्टर हो गई, तो हो सकता है उस एरिया में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आपकी जो टेलीकॉम सर्विसेज को जो किसी कंपनी के टेम्पररी ओवरटेक कर ले। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी के केस में भी ओवरटेक कर ले, हो सकता है, पर ये टेम्पररी बेसिस पे होगा। ठीक है। अब जो प्रेस मैसेज होंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट के होंगे, वह आप इंटरसेप्ट नहीं कर सकते हो। यानी गवर्नमेंट के मैसेजेस या तो फिर प्रेस मैसेजेस, ठीक है, या तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के मैसेज, आप उसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है। अब गवर्नमेंट जो है वह स्पेक्ट्रम को जो उसने दिया है वह वापस भी ले सकती है। जो लाइसेंस, जो स्पेक्ट्रम जो अलॉकेट किया गया है, गवर्नमेंट उसको वापस भी ले सकती है, जो यूटिलाइज ही नहीं हुआ है। ठीक है। अगर आपने, फॉर एग्जांपल एयरटेल ने एक, फॉर एग्जांपल एक स्पेक्ट्रम खरीद के रखा है पर उसने वो यूटिलाइज नहीं किया है, तो गवर्नमेंट हो सकता है उसको वापस ले ले। ठीक है। और इसके अलावा क्या हो रहा है, आप जो है अपने स्पेक्ट्रम को सरेंडर भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने ऑक्शनिंग में ऐसे 4-5 बैंडविड्थ के स्पेक्ट्रम खरीदे। ठीक है। पर मेरे को पता चल रहा है कि यार एक स्पेक्ट्रम यूज नहीं कर रहा है, तो मैं हो सकता है उस स्पेक्ट्रम को वापस गवर्नमेंट को मैं वापस कर दूं, पर मुझे इसके लिए कोई रिपेमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है। मैं एज ए टेलीकॉम सेक्टर, एज ए टेलीकॉम कंपनी, मैं अनयूज स्पेक्ट्रम को वापस कर सकता हूं, पर मुझे इसके लिए कोई रीपेमेंट वापस में नहीं मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है। अब यह एनकरेज करता है वॉलेंट्री डिस्क्लोजर ऑफ द अनइंटेंशनल लैप्सेस एंड फैसिलिटेट द कंप्लायंस। बेसिकली क्या है, देखो, अगर किसी कंपनी से अगर कोई लैप्स हो गया, कोई गलती हो गई अनइंटेंशनली, तो यह लॉ एनकरेज करता है कि आप गवर्नमेंट को बता दो। ठीक है। और इससे क्या होगा, कंप्लायंसेस बढ़ेंगे। आप लॉ को ब्रीच नहीं कर पाओगे, कंप्लायंसेस बढ़ेंगे और गवर्नमेंट जो है इमीडिएट एक्शन भी ले पाएगा। इसके अलावा ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म, एक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर होगा, एक डेसिग्नेटेड कंपनी कमिटी होगी अपील्स की। इसके अलावा टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट और अपेलेट ट्रिब्यूनल भी होगा। ठीक है। अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है जिसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसका ब्रीच हो जाता है, तो आप क्या है, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपेलेट ट्रिब्यूनल्स के पास जा सकते हो। ठीक ठीक है। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास कंप्लेंट कर सकते हो अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो। ठीक है। अब इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी मेजर्स। ठीक है। अब जैसे कि कलेक्शन, एनालिसिस एंड डिसेमिनेशन ऑफ द टैरिफ डाटा दैट इज जनरेटेड, ट्रांसमिटेड, रिसीव्ड और स्टोर इन द टेलीकम्युनिकेशंस नेटवर्क। अब क्या होता है, देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट यह कुछ रूल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, किस चीज के लिए, साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। अब इसमें क्या कर सकती है, वह जो आपका टैरिफ डाटा है, फॉर एग्जांपल मैं टाइप करता हूँ कि मुझे करंट अफेयर्स में प्रणय मिश्रा को डालना है, देखना है, तो मैं क्या करूंगा, मेरा ये टैरिफ डाटा क्रिएट होगा, मेरी एक नेटवर्क पे मेरी क्वेरी जाएगी, फिर वहां से नेटवर्क से मेरे को डाटा मिलेगा। तो यह क्या है, अब गवर्नमेंट जो है, ये जो आपका जो टैरिफ डाटा है उसको एनालिसिस कर सकती है, कंट्रोल कलेक्ट एनालिसिस कर सकती है, कलेक्शन कर सकती है उसका। ठीक है। अब यह उसके लिए मेजर्स लिए जा सकते हैं, यह सारी चीजें देखी जाएगी ना। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है स्टैंडर्ड, किस चीजों के लिए, इक्विपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क और सर्विसेज के लिए। यानी अगर सपोज गवर्नमेंट यह बोल सकती है कि जो आप 5G के लिए, अगर आप 5G, कोई कंपनी जैसे जियो या फिर कोई एयरटेल अगर 5G इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना चाहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब कर सकती है कि आप चाइना से कोई इक्विपमेंट खरीद के नहीं लाओगे। तो इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी स्टैंडर्ड्स, इक्विपमेंट से रिलेटेड, नेटवर्क से रिलेटेड, सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। ठीक है। और ये जो टेलीकॉम इक्विपमेंट है, आपको प्रोक्योर करना पड़ेगा सिर्फ एक ट्रस्टेड सोर्सेज से ही। यानी गवर्नमेंट बताएगी कि आप किस किस कंट्री से खरीद सकते हैं, किस किस से नहीं, कौन है ट्रस्टेड और कौन नहीं, और आप सिर्फ एक ट्रस्टेड सोर्स से ही आप टेलीकॉम सेक्टर्स जो है, जो कंपनीज है, वह इक्विपमेंट को खरीद पाएगी ना। राइट ऑफ वे, अब ये राइट ऑफ वे भी काफी ज्यादा न्यूज पे होता है। बेसिकली राइट ऑफ वे क्या है, अब मेरे को टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के लिए टेलीकॉम का नेटवर्क बनाना पड़ेगा, वायर्स बिछाने पड़ेंगे। ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर मुझे टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉल करना है, मी एज अ कंपनी, अगर मुझे टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉल करना है, तो मेरे को एज अ राइट ऑफ वे चाहिए।
ठीक है, राइट ऑफ वे यानी पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी से मेरे को मैं पास हो सकूं और अपना एक टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्स्टेब्लिश कर सकूं। ठीक है, तो मुझे इसके लिए राइट ऑफ वे चाहिए और यह नॉन डिस्क्रिमिनेटरी और नॉन एक्सक्लूसिव होना चाहिए। मतलब यानी एक कंपनी को आप अलाउ कर रहे हो कि वह अपना पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी से पास हो सके, अपने नेटवर्क को एक्सटेब्लिश कर सके, वायर को एक्सटेब्लिश कर सके। ठीक है, पर आप दूसरी कंपनी को अलाउ नहीं कर रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा यूजर्स का भी प्रोटेक्शन होना चाहिए। देखो, अब क्या है, प्रायर कंसेंट होना जरूरी। कई बार क्या होता है, कोई एडवर्टाइजिंग मैसेजेस आपको आते हैं, तो यह भी बोला गया है कि जो अगर एक स्पेसिफिक मैसेज रिसीव करने के लिए, जैसे कि एडवर्टाइजिंग मैसेज, तो एक प्रायर कंसेंट को आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर एडवर्टाइजिंग मैसेज वगैरह आपको भेजना है तो एक प्रायर कंसेंट आपको लेना पड़ेगा स्पेसिफिक मैसेजेस से रिलेटेड। ठीक है, और यह भी एक प्रोविजन डाला गया है कि अगर कोई मालवेयर है, मालवेयर यानी अगर कोई वायरस वगैरह आप डाल रहे हो, ऐसा कोई वायरस डाल दिया है, सपोज आपको मैसेजेस के थ्रू एक लिंक भेज दी, उसमें एक ऐसा वायरस है कि अगर आप खोलोगे तो आपका जो पूरा डाटा है वह कंपनी हैक कर लेगी और आपकी प्राइवेसी वगैरह सारी वो हैक हो जाएगी। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा मालवेयर वगैरह आपको अगर आता है तो आप रिपोर्ट कर सकते हो इस मालवेयर के बारे में। ठीक है, या फिर कोई स्पेसिफाइड मैसेजेस ऐसे आते हैं जो सही नहीं है, तो उसको भी आप रिपोर्ट कर सकते हो। इसके अलावा अपॉइंटमेंट टू द ट्रायल, अब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कुछ अपॉइंटमेंट्स की भी बात की गई है। अब इसमें यह बोला गया है, जो चेयरपर्सन होगा उसके लिए जो बंदे को अपॉइंट किया जाएगा उसका कम से कम 30 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो मेंबर है, अगर उसको अपॉइंट करना है तो कम से कम 25 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस उसका होना चाहिए। नाउ, अब प्रायोरिटी ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस ड्यूरिंग डिजास्टर, क्या होता है अगर पब्लिक इमरजेंसी हो जाती है। ठीक है, तो स्टेट या तो सेंट्रल गवर्नमेंट यह क्या कर सकती है, टेलीकम्युनिकेशंस को टेम्पररीली सीज कर सकती है, ले सकती है और ट्रांसमिट कर सकती है मैसेजेस ड्यूरिंग द डिजास्टर। अब इसके अलावा और एक चीज हम जानेंगे, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। बेसिकली ये जो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है, इसको दिसंबर 2003 में बनाया गया था, टेलीग्राफ एक्ट 1885 को अमेंड करते हुए। और यह क्या था यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड? बेसिकली देखो, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि रूरल एरिया में भी टेलीकॉम नेटवर्क हो, इंटरनेट हो। ठीक है, कोई रिमोट एरिया है, हिली एरिया है, या तो फिर ऐसा एरिया है जहाँ पे टेलीकॉम नेटवर्क सही नहीं, ठीक है, अनसर्व्ड एरिया है, पर हम चाहते हैं कि वहां तक भी टेलीकम्युनिकेशन सर्विस पहुंचे। तो हमने लेके आए एक यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। अब इसके तहत क्या होगा कि जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स है जैसे कि जियो एयरटेल वगैरह, वह जो है कंट्रीब्यूट करेंगे 5% ऑफ देयर एग्रीगेट ऑफ देयर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। यानी जो उनका एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू हो रहा है किसी भी टेलीकॉम कंपनीज का, जैसे कि एयरटेल जियो, तो वो 5% अपना वह देगी यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड में। और सरकार उस यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड से एफोर्डेबल प्राइजेस में रूरल एरिया में या फिर किसी हिली एरिया में या रिमोट एरिया में क्या नेटवर्क टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को प्रोवाइड करेगी। यह था बेसिकली यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। अब डिजिटल भारत निधि, बेसिकली क्या है, यह बिल रिनेम करता है इस यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन को, फंड को, एज अ डिजिटल भारत निधि। यानी जो ये जो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड था जो मैंने अभी आपको बताया है यहाँ पे, ठीक है, अब इसको रिनेम करके क्या बोल दिया है, डिजिटल भारत निधि को। ठीक है, यह डिजिटल भारत निधि, और यह अलाउ करता है फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी इसका पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब अथॉरिटी टू वेव फीस। अब अथॉरिटीज जो है, जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज है, वह चाहे तो जो फीस है वह वेव कर सकती है, वह माफ कर सकती है। कौन कौन सी फीस? जैसे कोई लाइसेंस फीस हो गई, या फिर कोई पेनल्टी हो गई, ठीक है, या फिर कोई एंट्री फीस हो गई, तो उसको भी वेव ऑफ किया जा सकता है, माफ किया जा सकता है। अब ये सारी बिल के प्रोविजन थे। अब कुछ कंसर्न भी है बिल के, देखो, सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न है प्राइवेसी कंसर्न। अब क्या है, फ्रॉड को रोकने के लिए जो एंटिटीज है उनको मैंडेट किया गया है कि आप बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन करें। जैसे कि कई बार आप आज की तारीख में अगर आप जियो का या किसी का सिम लेने जाते हो तो आप देखते होगे आपके बायोमेट्रिक लिए जाते हैं, आधार वगैरह लिया जाता है। और और यह क्यों लिया जाता है, ताकि फ्रॉड ना हो। पर कहीं ना कहीं से तो आप मेरा डाटा कलेक्ट कर रहे हो, आप मेरी प्राइवेसी का हनन कर रहे हो।
तो कहीं ना कहीं ये प्राइवेसी का कंसर्न बन जाता है। इसके अलावा एक एम्बिग्यूटी इन डेफिनेशन। अब क्या है, टेलीकॉम सर्विसेज की जो न्यू डेफिनेशन है उसको जेनरिक रखा गया है। इसके काफी ज्यादा वाइड इंटरप्रिटेशंस है। ठीक है, इसके अलावा जो स्पेसिफिक रेफरेंस होता है ओटीटी कम्युनिकेशन सर्विसेज का, उसको भी रिमूव किया गया है डेफिनेशन ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। यानी अब यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह बेसिकली क्या होता है जो ओटीटीज है, ओवर द टॉप, अब जो स्पेसिफिक रेफरेंसेस था ओटीटी कम्युनिकेशन सर्विसेज को, इसको रिमूव किया गया है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। यानी आप व्हाट्सएप कॉल करते हो, ठीक है, फेस टाइम करते हो, गूगल मीट करते हो, कई बार यह बोला गया था कि यार आप उनपे भी तो उनको टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के बिल पे लेके आओ और उनको भी चार्जेस लेके आओ। आप ये जो व्हाट्सएप वगैरह को आप लाइसेंस फी नहीं मांगते हो, पर एयरटेल जियो वाले बोलते हैं कि आप हमसे लाइसेंस फीस मांग रहे हो। वो भी तो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि व्हाट्सएप पे आप वीडियो कॉल ऑडियो कॉल वगैरह कर पा रहे हो। पर इस बिल में क्या बोला गया है कि जो ओटीटी कम्युनिकेशन सर्विसेज है उनको रिमूव किया गया है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। ठीक है, यानी उसको इस टेलीकम्युनिकेशन सर्विस के डेफिनेशन में नहीं माना जाए। अब पोजीशन ऑफ नेटवर्क। अब यह जो बिल है, यह गवर्नमेंट को एक अथॉरिटी देता है कि वो टेम्पररी पोजेस कर सकती है किसी भी नेटवर्क का। किसी इमरजेंसी सिचुएशन में अगर कोई डिजास्टर वगैरह हो गया तो वह किसी नेटवर्क को टेम्पररी टाइम के लिए वह पोजेस कर सकती है, ले सकती है। पर गवर्नमेंट को डिफाइन करना जरूरी है कि कितने लंबे समय के लिए यह ऐसा करेगी। क्या यह टेम्पररी, यानी ये जो गवर्नमेंट ने जो बोला है कि टेम्पररी पोजीशन ऑफ द नेटवर्क, तो यह टेम्पररी पोजीशन कितने समय का होगा। ठीक है, अब यह हो सकता है कि इस बिल के तहत मिसयूज ऑफ पावर हो। अब यह बिल एम्पावर करता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को कि वो कम्युनिकेशन को सस्पेंड कर सकते हैं पब्लिक इमरजेंसी के दौरान। ठीक है, और पब्लिक सेफ्टी के लिए, ताकि क्या हो रहा है, मिसयूज ना हो सके। ठीक है, दिस पावर कुड बी मिसयूज टू कब द डिसेंटिंग वॉइसेस। यानी क्या है, देखो, जो भी गवर्नमेंट के अपोज में है, तो क्या गवर्नमेंट उसके वॉइस को कर्ब कर सकती है, यानी उसके आवाज को दबा सकती है। जस्ट बिकॉज कोई आपको को प्रोटेस्ट कर रहा है तो क्या उसको आवाज को दबाया तो नहीं जाएगा। जो आपने बोले कि पब्लिक इमरजेंसी के सिचुएशन में जो आप टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को जो आप सस्पेंड कर देते हो, तो क्या इससे आप लोगों की आवाज तो नहीं दबा दोगे। तो ये तो हो जाएगा कि यार गवर्नमेंट अपने पावर का मिसयूज कर रही है, ये भी तो हो सकता है। इसके अलावा रिस्ट्रिक्टिव पावर्स ऑफ द ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो पावर्स है उसका रिस्ट्रिक्ट किया गया है। अब देखो, इस ड्राफ्ट ने अलाउ किया है कि प्राइवेट सेक्टर कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स को अलाउ किया जाए एज द रोल ऑफ द ट्राई चेयर पर्सन। यानी जो ट्राई का आप जो चेयरपर्सन हो, आपने अलाउ किया कि एक प्राइवेट सेक्टर कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव भी आप बन सकता है। पर क्या है कि इससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक जो आप बाहर से कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव लेके आ रहे हो, तो वो तो कॉर्पोरेट का इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करेगा। पर आपको एक ऐसा इंडिपेंडेंट बंदा चाहिए जो ट्राई का चेयरपर्सन बने। ठीक है, तो ट्राई का जो रोल है एज अ वॉच डॉग, जो एक न्यूट्रल और इंडिपेंडेंट रोल है, कहीं ना कहीं वह कॉम्प्रोमाइज हो सकता है अगर आप बाहर से कोई इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव को एज अ ट्राई का चेयरपर्सन बनाते हो तो। ठीक है, इसके अलावा स्पेक्ट्रम एलोकेशन। अब जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज है वह डिवाइडेड है इस मैटर पे। अब ट्राई के कंसल्टेशन प्रोसेस में जो जून में हुआ था उसमें क्या है, स्टारलिंक जो एलॉन मस्क की कंपनी है, या प्रोजेक्ट क्यूपर जो अमेजोन का एक प्रोजेक्ट है, या फिर इंडिया का जो टाटा ग्रुप है, उन्होंने अपोज किया था एलोकेशन ऑफ द सैटेलाइट स्पेक्ट्रम थ्रू द ऑप्शन। यानी इन कंपनीज का कहना था कि जो आप ये जो जो सैटेलाइट के जो स्पेक्ट्रम है, आप जो जो एलोकेशन कर रहे हो ऑप्शन के थ्रू, यह गलत है, ऐसा मत करो। ऐसा इलॉन मस्क, अमेजोन और टाटा ग्रुप ने बोला था। पर भारतीय एयरटेल और रिलायंस ग्रुप ने सपोर्ट किया था कि नहीं, आप स्पेक्ट्रम का एलोकेशन करो। ठीक है, ऑक्शन होना चाहिए। ठीक है, ये जो भी सैटेलाइट स्पेक्ट्रम है उसके। अब इसका कंक्लूजन क्या निकल के आता है, टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 यह एक प्रोग्रेसिव स्टेप है। किसके लिए, एक टेलीकम्युनिकेशन प्रोसेस में रिफॉर्म के लिए। पर जो कंसर्न जो रेज किए जा रहे हैं स्टेक होल्डर्स के द्वारा, उसको भी देखने की बहुत ज्यादा जरूरी जरूरी है।
ठीक है। तो यह सारी चीजें थी जो हमें इस आर्टिकल में जाननी थी। आई होप आपको यह सेशन पसंद आया होगा। मैं ऐसे ही आर्टिकल और बनाते रहूंगा। आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट देते रहिए। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।